स्टूडेंट सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ, ठीक है, जिसमें हमने देख लिया था ओम्स लॉ देख लिया था, विद्युत क्षेत्र देख लिया था, है ना, और क्या बोलते हैं परिपथ के घटक देख लिए थे कि सिंबल से हम उसको कैसे दर्शाते हैं। हमने विद्युत विभव देख लिया था, विभवांतर देख लिया था। आई होप कि वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो चलिए उसी से क्या करते हैं, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ था कि जब जब क्या होता है आपका वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे क्या करते हैं आपका वोल्टेज घटते जाएगा वैसे वैसे आपका क्या है करंट भी घटते जाएगा, है ना। तो इसको हम और क्या फॉर्मूला से देखे थे, V को अगर ये जो आपका क्या है प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, जिसमें हम लिए थे R और फिर I का I, है ना। ये एक आपका हो गया है फॉर्मूला। इसी से हम क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको करंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं I, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला, है ना। फिर इसी को अगर हमको क्या करना है, इसमें हमको R निकालना है तो हम क्या करेंगे, V/I आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा R, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला, इन तीनों फार्मूला से में एक फार्मूला का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमको क्या बोलना चाह रहा है। प्रतिरोधक PQR के लिए विभव और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, विभवांतर और क्या बोलते हैं धारा के बीच में एक क्या दिया हुआ है, आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। ग्राफ 2 में प्रदर्शित है, यहाँ पर ग्राफ आपका 2 है, इसमें आपको पूरे से अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। इनके प्रतिरोधों को ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, प्रतिरोधों को ज्ञात करना है, मतलब हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस हमको देखना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला अब यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस को हमको निकालना है। तो यहाँ पर अब देख भी सकते हैं कि आपको धारा मतलब कि आपको करंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, और यहाँ पास आपको विभवांतर क्या कर दिया है, आपका ये भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दे दिया गया है, वोल्टेज आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमको करना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। इसमें क्या अनुपात है, अर्थात PQR क्या होगा, है ना, इसमें हमको क्या करना है, उसका अनुपात मतलब कि रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ को समझते हैं। तो हमको पता है कि ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, एक X और एक होता है Y। X में हमने क्या दिया है, धारा करंट को बताया है जो A, उसका पैमाना हम देखेंगे तो एक यूनिट में हम क्या कर रहे हैं, 10 एम्पियर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर 10 एम्पियर 20 30 40 50 60, और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं विभवांतर Y अक्ष में तो हम देख सकते हैं 1 यूनिट को हमने क्या लिया है, 1 क्या बोलते हैं वोल्टेज ही लिया है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, और इसी से हमको क्या करना है, सॉल्व करते जाना। हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 हमको दिया हुआ है, ये उसका ओरिजिन हो गया है, हमको 3 ठोक दिया हुआ है। सबसे पहले P Q एंड R, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे, P को सॉल्व करते हैं। तो P को सॉल्व करेंगे तो आपको हमको देखना है कि P का क्या है, ये वाला डॉट है, इसको आप ज्वाइन करेंगे इससे, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है आपका P के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना क्या है, V/I हमको देखना है ना। तो V/I हम देखते हैं तो V कितना है, यहाँ पर देखिए तो 1 है, ठीक है। और फिर कितना है आपका 20 है, तो 20 कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं क्या आपका 30, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है जो है 40 में, और ये किसको टच कर रहा है, आपका 2 को टच कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से 2/40 कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर इतना। फिर हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट देखिए, ये कहाँ पर टच कर रहा है 60, और ये वाला कौन सा कर रहा है आपका 33 में। तो फिर से करते हैं हम, ये कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, V/I = R। तो हम V कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और फिर ये कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, अब इसको कट कीजिए, ये 1 क्या हो रहा है 20, ये भी क्या हो जाएगा 1/20, ये क्या हो जा रहा है 1/20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/20 आ रहा है। तो इसका क्या हो गया, P के लिए 1/20 आ रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, Q के लिए देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम Q के लिए देखेंगे। तो Q का देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10, ये किस में जा रहा है 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं सॉल्व, इसको किसके लिए कर रहे हैं हम,
क्यू के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है 1 एंड 10, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/10 इक्वल कर देते हैं फिर से। फिर देखिए कौन सा पॉइंट है आपका, ये वाला है, ये भी क्या है आपका 20 एंड 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 कर देते हैं एंड 20 कर देते हैं। क्लियर। फिर इसको फिर से ध्यान से देखिए, फिर ये क्या है आपका, ये वाला है आपका 30 एंड देन ये क्या है आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/30 हो जाएगा। देन एक और दिया हुआ है क्यू के लिए, एक है आपका 40 में और ये क्या है आपका 4 में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40। अब इसको कैंसिल कीजिए, ठीक है। ये 1/10 है, ये 1 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 10, तो इसका क्या हो जा रहा है 1/10 आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है आपका 1/10। फिर हम क्या करेंगे, आर के लिए निकालते हैं। तो आर का देखिए यहाँ पर क्या है 10 और 2, है ना। तो क्या हो जाएगा आर के लिए 2/10 होगा, क्या हो जाएगा 2/10, ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा हो गया, ये होगा 4/20। फिर देखते हैं ये हो जाएगा 6/30, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये 1 5 में आता है, ये भी 1 5 में आएगा, 1 5 में आता है, तो इसका हो जा रहा है 1/5, ठीक है। तो हमको किसका रेशियो निकालना है, P Q एंड R का निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है P Q R का। तो P का हम देखते हैं क्या है आपका, P का दिया हुआ है 1/20, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, Q का क्या दिया हुआ है 1/10 दिया हुआ है, ठीक। इसका क्या दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है। तो ये हमको रेशियो मिल गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ग्राफ के हिसाब से फॉर्मूला हमको पुट कर दे जाना है, जो ग्राफ दिया हुआ है पॉइंट से मिलाते जाना है और फिर उसको सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/20, 1/10 एंड 1/5, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक में क्या है आपका, धारा प्रतिरोध वह चालकता, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है जितने भी आपका क्या बोलते हैं वायर्स होते हैं वो क्या करेंगे आपके, या फिर जो भी कंडक्टेंस होते हैं, कंडक्टेंस मतलब चालक, जिसमें भी क्या होगा आपका धारा प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो वो प्रतिरोध करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे और चालकता के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने कभी सोचा है कि आपके जो घरों में तार होती है वो कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है ना, तो ऐसा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके तारों के पतले होने से या फिर मोटे होने से विद्युत धारा में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा केवल विद्युत विभव पर ही नहीं परंतु परिपथ में उपस्थित धारा प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पर बोला गया है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, जब तक कि आपका विद्युत विभव नहीं होगा तब तक कि आपका क्या है विद्युत धारा नहीं बहेगी, ठीक है। जब तक कि वो क्या है बैलेंस नहीं है तब तक कि वो क्या होगा बहता रहेगा। वैसे ही क्या बोलते हैं, तो उसमें बोला गया है कि सिर्फ विद्युत विभव पे ही वो डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता, बल्कि वो किस पे भी निर्भर करता है कि उसके प्रतिरोध पे, है ना। जो भी आपका चाहे वायर हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे आप क्या कर रहे हो कील ले रहे हो, चाहे आप क्या ले रहे हो स्टील ले रहे हो, तो वो कितना क्या कर रहा है विद्युत धारा को रोक रहा है, प्रतिरोध कर रहा है, उस पर भी क्या करता है वो निर्भर करता है, ठीक है। जैसे समान मोटाई के लंबे तार का प्रतिरोध छोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो ठोक समान क्या है मोटाई उसका क्या है समान है, एक छोटा है और एक क्या है आपका लंबा है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि मोटाई क्या है आपका सेम, मोटाई क्या है आपका सेम है, ठीक है। मोटाई इसमें क्या है आपका समान है, लेकिन इसका क्या है तार क्या है लंबा और छोटा है, ठीक है। तार क्या है
ये है आपका लंबा, ये वाला लंबा है और ये वाला क्या है आपका छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बोला है, समान मोटाई के लंबे तार का प्रतिरोध छोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है। इसका प्रतिरोध क्या होगा, अगर हम देख रहे हैं तो ए का ज़्यादा होगा किससे, बी से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लंबा है ना, तो लंबा है तो क्या है, ये ज़्यादा विद्युत इसमें बहेगा, है ना, इसमें क्या होगा, विद्युत धारा जाते रहेगा। तो यहाँ पर से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वायर बड़ा होने की वजह से जो विद्युत धारा है उसको रोकेगा भी, क्या बड़ा वायर है वो ज़्यादा रोकेगा। ये तो इधर से जाके ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। अगर हम ले रहे हैं क्या, ओ से वो ए जा रहा है, ये भी ओ से आपका ए जा रहा है, ठीक है टेस्ट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा दूरी पे है, इसका लंबाई होने की वजह से क्या है, जो विद्युत धारा को वो ज़्यादा रोकेगा, ठीक है। जबकि ये क्या है, बी का क्या है, कम है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आपका विद्युत धारा को वो थोड़ा सा कम रोकेगा, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि अगर समान मोटाई वाला है तो लंबे तार में प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा ही रहेगा, किससे, कम से, ठीक है। आई होप कि आपको ये इतना क्लियर है। तथा समान लंबाई के मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल दिया गया है, अब यहाँ पास मोटाई क्या थी, समान थी, अब इसमें बोला गया है कि समान लंबाई है, क्या है आपका, समान, सॉरी, ठीक है, आपका क्या है, समान लंबाई है, लेकिन मोटाई क्या है आपका, पतला छोटा है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर तथा समान लंबाई के मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि अगर हम इसको ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस है ना, जो प्रतिरोध है वो किस में होगा आपका, बी में ज़्यादा होगा ए से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मोटा है तो मोटा होने की वजह से क्या हो रहा है, रास्ता ज़्यादा है ना, क्या है, बिजली के लिए विद्युत धारा के लिए जाने के लिए रास्ता ज़्यादा है, तो वो कहीं पर ज़्यादा रुकेगा नहीं। लेकिन वही क्या है, आपका जो तार क्या हो जा रहा है, पतला हो जा रहा है, पतला होने की वजह से क्या है, बहुत कम उसको जगह मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे तार का क्या बोलते हैं, विद्युत विभव के साथ साथ उसका वो लंबा है या मोटा है, उससे कैसे आपको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है कि अगर वो ज़्यादा लंबा तार है तो प्रतिरोध ज़्यादा करेगा, अगर वो पतला तार है तो वो ज़्यादा प्रतिरोध करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसलिए परिपथ में मोटे एवं कम लंबाई के तार से धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इसलिए मोटे एवं कम लंबाई, है ना, मोटा हो और छोटा हो। तो अगर हम वैसे लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि बी में कम जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा मोटा है, ए में ज़्यादा जा रहा है क्योंकि वो मोटा है, और बी में कम जा रहा है क्योंकि वो छोटा है, तो दोनों को हम मिला देंगे, है ना। मतलब कि मोटे एवं कम लंबाई के तार को अगर हम यूज़ करते हैं अपने घर में तो विद्युत धारा ज़्यादा अच्छे से जाएगी, ठीक है। अतः घरों के विद्युत परिपथ में प्रयोग में लाने वाले तार की लंबाई एवं मोटाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए जो भी हम क्या करते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि वो मोटा तार हो और वो थोड़ा सा मोटा तार हो और उसकी लंबाई कम हो, ताकि विद्युत धारा अच्छे से जा सके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है और कंडक्टेंस क्या है। चलिए तो इसी से रिलेटेड और आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला गया है किसी चालक में विद्युत प्रतिरोध निम्न अवयव पर निर्भर करता है, कि अगर आप कोई सा भी चालक ले रहे हैं, कोई सा भी कंडक्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, चाहे वो स्टील का हो या फिर आपका कॉपर का हो, कुछ भी चालक ले रहे हैं, तो वो क्या क्या बातों पे निर्भर करता है। तो चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि चालक की लंबाई के एक एल, ठीक है, समानुपाती होती है। मतलब कि क्या है, जो लंबाई है एल है ना, वो क्या होती है, किसकी, चालक की लंबाई समानुपाती होती है, किसकी, किसी भी विद्युत प्रतिरोधी की। मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे विद्युत का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको वो साइंस से ही पता चल रहा है, अगर आप लंबाई कम करते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड बोल रहा है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक के व्यक्तु क्रमानुपाती होती है। मतलब ये बोला गया है कि अगर आपका क्या है, वो जितना क्रॉस
सेक्शन एरिया है, मतलब कि वो जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। जितना ज़्यादा पतला होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एरिया क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या होता है, प्रतिरोध कम होते जाता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, लंबाई बड़ी है रेजिस्टेंस कम है, लंबाई बड़ी है रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लंबाई छोटी है रेजिस्टेंस कम है। वैसे ही आप मोटा तार लोगे तो वो प्रतिरोध कम करेगा, क्या बोलते हैं, पतला तार लोगे तो वो क्या करेगा, आपका प्रतिरोध ज़्यादा करेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे दर्शा रहे हैं। फिर आता है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। यहाँ पर क्या है, कौन सा आप चालक ले रहे हो, स्टील का ले रहे हो, नाइक्रोम का ले रहे हो, या फिर आप क्या बोलते हैं, कॉपर का ले रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन कितना ज़्यादा प्रतिरोध करता है ना। सभी मटेरियल जितने भी आपके चालक है वो सबका जो प्रतिरोध रहता है वो अलग अलग रहता है, तो उसके पदार्थ पे भी, पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। चालक के ताप पर, है ना, कि चालक का क्या है, ताप कितना है, क्योंकि ताप पे भी डिपेंड करेगा कि वो ताप बढ़ रहा है तो उसकी चालकता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। क्या बोलते हैं, ताप कम कर रहे हो तो चालकता उसकी कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन चारों बातों पे क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो क्रियाकलाप क्या है आपका, 3। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, चालक की लंबाई पर। तो हमने देखा कि उसकी लंबाई, मोटाई और पदार्थ की प्रकृति पर किस प्रकार से वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस पे, चालक की लंबाई पर। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, क्या बोलते हैं, 100 सेंटीमीटर लंबा एक पतला नाइक्रोम का तार ले लेना है। ठीक है, क्या लेना है, नाइक्रोम का तार, जो क्या रहेगा, 100 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसे श्रेणी क्रम में, है ना, मतलब कि सीरीज क्रम में, यहाँ पर हम 2 पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो आगे हम डील करेंगे। श्रेणी क्रम में लगी 2 वोल्ट वाली 2 सेल एक एमीटर और एक वोल्ट मीटर के साथ चित्र अनुसार जोड़कर एक परिपथ बनाए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आपको क्या क्या लेना है, उसमें हमको इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो कुछ अगर आप बनाओगे तो क्या बनाओगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एमीटर ले सकते हो। ठीक है, फिर क्या ले सकते हो आप, वोल्ट मीटर ले सकते हो। आप ले लोगे क्या, बैटरी ले लोगे। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। ठीक है, स्विच ले लेना है आपको। ठीक है, फिर क्या ले लेना है, इस प्रकार से आप सिंपल सा बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लस वाला प्लस में है, माइनस वाला माइनस से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर चेंज करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर से आप तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अलग अलग लंबाई का क्या करना है, आपको तार लेना है। ठीक है, कोई 20 सेंटीमीटर का लोगे, कोई 40 सेंटीमीटर का लोगे, कभी 60 सेंटीमीटर का लोगे। जब आप लंबाई लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखना है कि विद्युत की धारा कैसे प्रवाह हो रही है, और वो दर्शाने के लिए आपके पास वोल्ट मीटर रहेगा, और क्या रहेगा आपके पास, एम मीटर रहेगा, है ना। करंट को दर्शाने के लिए क्या रहेगा, एम मीटर, और रेजिस्टेंस को दर्शाने के लिए क्या रहेगा, आपका वोल्ट मीटर रहेगा। तो वही आपको क्या करना है, बारी बारी इस जगह पे हटाते जाना है, और उसका क्या करना है, करंट को और उसका रेजिस्टेंस को आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई है, विद्युत धारा है, विद्युत विभव कितना हो रहा है और प्रतिरोध कितना हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, पहले आप क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर का देख रहे हैं। ठीक है, जब हम 100 सेंटीमीटर का देखेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं कि विद्युत धारा मान के चलिए 1 एम्पीयर चल रहा है, और विद्युत विभव उसका है 2। ठीक है, तो विद्युत विभव को प्रतिरोध के लिए 2/1 कर दो तो कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम 100 सेंटीमीटर का वायर ले रहे हैं तो उसमें 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, और 2 उसका विद्युत विभव है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जा रहा है, 2। ठीक है, सेकेंड हम क्या ले रहे हैं, ये 80 सेंटीमीटर का। जब हम 80 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, है ना। 80 सेंटीमीटर का अगर हम क्या ले रहे हैं, वायर ले रहे हैं, और उसमें हम देखते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम सपोज करते हैं कि 2 आपका क्या हो रहा है, एम्पियर जा रहा है आपका। ठीक है, और उसको क्या हो रहा है, वोल्टेज आपका है आपका 3, तो यहाँ पर अगर हम 3.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। ठीक है, ये हो जाएगा ये आपका। ठीक है, रेजिस्टेंस को 100 से करते हैं, ओम से। इसको हम क्या करते हैं,
ए से एम्पियर से करते हैं, इसको वोल्ट से करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं ओम से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखते जा सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं 60 सेंटीमीटर का वायर लेते हैं। तो 60 सेंटीमीटर में मान के चलिए कि आपका क्या है 3 आपका क्या हो रहा है 3 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है, और उसमें जो डिफरेंस है वो है आपका क्या 4, ठीक है 4 वोल्ट। तो यहाँ पर 4 बार जब आप 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.3 ओम आपको मिलेगा, ठीक है। फिर वैसे हम 40 सेंटीमीटर का वायर उसमें रखते हैं, मान के चलिए 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 5 वोल्ट उसका क्या है विभव, विद्युत विभव है। तो क्या हो जाएगा 5/4 करोगे तो क्या हो जाएगा 1.25 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 20 सेंटीमीटर का वायर ले रहे हैं तो मान के चलिए 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 6, ठीक है। तो 6/5 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1.2 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। करके देखते हैं 651, ठीक है। तो 1.2 समथिंग आपका क्या आएगा आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए जैसे जैसे हमने क्या किया है ये वायर को कम लेता गया है ना, वायर की हमने क्या की है लेंथ को कम लेते गए हैं, तो वैसे वैसे ही हमारा जो रेजिस्टेंस है, हमारा जो प्रतिरोध है वो भी क्या होते गया है कम होते गया है ना। आप देख सकते हैं पहले 2 था, फिर 1.5, 1.3, 1.25, 1.2 है ना, कुछ इस प्रकार से क्या होते जा रहा है आपका चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका प्रतिरोध भी बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो भी आपका प्रतिरोध कम होते जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये सारणी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। तो हम क्या करेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र। तो अब हम क्या करेंगे जो वायर ले रहे थे हम उसका क्या कर रहे थे लेंथ को चेंज कर रहे थे, लंबाई को चेंज कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे उसको मोटा करेंगे और या तो फिर पतला करेंगे, ठीक है। जैसे कि 100 सेंटीमीटर का ही हम क्या ले रहे हैं वायर ले रहे हैं, दोनों में आप देख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पतला तार ले रहे हैं और एक ठोक में क्या ले रहे हैं मोटा तार ले रहे हैं। तो मान के चलिए हम पतला तार को पहले रखने हैं, तो हमका करंट जा रहा है 1 और उसमें प्रतिरोध हो रहा है 2, तो 2.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर मोटा तार ले रहे हैं तो 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है 2 एम्पियर जा रहा है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं आपका 3 आपका क्या हो रहा है वोल्टेज हो रहा है, 3.2 कितना हो जा रहा है 1.5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पतला तार में क्या हो रहा है रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, मतलब कि प्रतिरोध ज़्यादा है मोटे वाले में। और क्या कर रहे हैं जब हम वही पतला तार ले रहे हैं सॉरी पतला तार में ज़्यादा है, अगर वही हम मोटा तार ले रहे हैं तो उसमें जो उसकी प्रतिरोध है वो क्या हो जा रही है कम हो जा रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे 2 ठोक हमने देखा, दोनों हमने जो पढ़ा था वो क्या है दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जैसे जैसे हमने किया था वैसा। तो यहाँ पर है प्रतिरोध व तार की लंबाई के बीच ग्राफ बनाकर इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको प्रतिरोध के बीच और लंबाई के बीच ग्राफ बनाना है और उन दोनों के बीच का संबंध आपको बताना है। तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एक ग्राफ बनाना है, तो हम ये क्या कर रहे हैं ये, ठीक है, एक एक्स एक्सिस लेना है और आपको एक क्या लेना है वाई एक्सिस लेना है। एक में हमको क्या करना है आपका करंट को बताना है, तो यहाँ पर हम करंट कर लेंगे। हमको यहाँ पर वोल्ट को बताना है तो हम वोल्ट को कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन हो गया। तो यहाँ पर सब देखते जाएंगे कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं लंबाई को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तार की लंबाई के बीच है ना प्रतिरोध और तार की लंबाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस का बनाते हैं और क्या बोलते हैं लेंथ का बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे क्या हो रहा था हमारे पास था 100, फिर क्या था आपका इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 20 था, 40 था, 60 था, 80 था एंड देन आपके पास 100 था। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे बढ़ाते जा रहे हैं तो वैसे ही इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ते जा रही है ना। तो सबसे पहले क्या था आपका 1, यहाँ पर हम क्या था 1.2, फिर क्या था 1.25, फिर क्या था आपका 1.3, यहाँ पर क्या था आपका 1 2 3 4 5 है ना,
1.2, 1.5, 1.3, 1.25, 1.8, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो लेंथ था वो दे दिया है, यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो हमने दिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सारणी में है उसी के हिसाब से हमने लिखा है। यहाँ पर लेंथ 20, 40, 60, 10, 100 और प्रतिरोध यहाँ पर क्या है 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बना लिए हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, उसको मिलाते जाना है, ठीक है। आप यूनिट लिख सकते हैं ना, पैमाना खुद से लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में 1 यूनिट हमने क्या लिखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना लिया हुआ है, डिफरेंस अप्रॉक्स ले सकते हैं हम, y में 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.05 का आप ले सकते हैं, ठीक है ओम, ठीक है। इस तरीके से ले सकते हैं। तो अब क्या करना है, उसको अटैच करते जाना है ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा आपको मिलेगी। जब ये इसको आप करते जाएंगे तो इस प्रकार का आपको मिलेगा, जिससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि क्या आपने पाया कि R L के अनुक्रमानुपाती है ना। हमने तो खुद देखा है, ग्राफ भी बनाया है, उसे करके भी देखा है कि जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी रेसिस्टिविटी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। फिर सेकंड आपका है क्या, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जैसे हमने वो सारणी में कर लिया तो उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि ध्यान रखिए कि मोटे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पतले तार की तुलना में अधिक होता है। ये तो हमें पहले ही भी पता है कि मोटा का जो क्या है आपका अनुप्रस्थ काट है, क्षेत्रफल है, वो ज़्यादा बड़ा होगा किससे, पतले से, ठीक है। इसलिए ज़्यादा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार में पतले तार की तुलना में प्रतिरोध कम हो या अधिक, अपने क्या पाया। तो हमने क्या देखा, जब हमने ये सारणी बनाई तो हमने देखा कि जैसे वो मोटा है तो उसमें प्रतिरोध कम है और जैसे ही वो पतला है तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा आपके पास जगह है तो ज़्यादा जगह है तो वो आराम से वो बह सकता है ना, जो विद्युत धारा आराम से प्रवाह हो सकती है, लेकिन ये पतले होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा रोकती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम तीसरा देखेंगे क्या, तार का पदार्थ, है ना। जो तार का हमने लंबाई देख ली, उसकी मोटाई पतलाई देख ली। अब हम देखेंगे कि हम कौन सा पदार्थ यूज़ कर रहे हैं। तो हमको 3 लेना है। सबसे पहले क्या है, लंबाई वही रहेगी, मोटाई वही रहेगी, ठीक है। 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और उसका जो मोटा है वो भी मोटाई सेम रहेगी, पर एक रहेगा नाइक्रोम का, एक रहेगा कॉपर का, एक रहेगा स्टील का, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, देखेंगे 1 बाय 1 उसको अटैच करेंगे, आप उसका वोल्ट मीटर देखेंगे, एम मीटर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम है, अगर उसमें 1 एम्पियर जा रहा है और 2 वोल्ट का क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें 2 ओम, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, स्टील देखेंगे, स्टील में मान के चलिए आपका 2 है ना, यहाँ पास आपका 3, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 1.5 ओम। और फिर आप देखेंगे कॉपर, तो कॉपर मान के चलिए 3 एम्पियर का करंट जा रहा है और आपका 4 वोल्टेज है, तो क्या बोलते हैं 4/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.3 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको पता चलेगा कि जो कॉपर है, कॉपर में सबसे कम आपका क्या है, रेजिस्टिविटी आपको देखने की मिलेगी कि उसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या है, सबसे कम है। जबकि सबसे ज़्यादा आपको किस में देखने को मिलेगी, नाइक्रोम में देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आता है आपका स्टील, ठीक है। स्टील अगर आप देखेंगे तो उसका क्या है, इन दोनों से कम है। तो आप अगर कुछ भी आप तार यूज़ करते तो मोस्टली आपको कॉपर वायर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें जो रोध है ना, विद्युत का प्रतिरोध वो सबसे कम करता है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, उसका मोस्टली वायर बनाया जाता है, ठीक है। नाइक्रोम में क्या होता है, ज़्यादा आपका रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधक होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा है उसी से ये क्या है, रिलेटेड है, और ये भी बता रहा है कि आपका क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, है ना, कि कैसे क्या बोलते हैं, जब आप लंबाई को बढ़ाओगे, मोटाई को बढ़ाओगे, यहाँ तक कि आप पदार्थ को भी चेंज करोगे तो कैसे उसमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो उससे रिलेटेड फिर आपका क्या होगा, क्वेश्चन है कि
कि किस तार का प्रतिरोध सबसे अधिक है, वह किस तार का सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा होता है नाइक्रोम का और सबसे कम होता है आपका कॉपर का। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा R, ठीक है, ये है गया आपका क्या L, और ये क्या हो गया आपका A, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि क्या बोलते हैं, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे प्रतिरोधक बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप क्या बोलते हैं अनुप्रस्थ काट को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, कम होते जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी को और करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, हटाने के लिए एक क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ये, जिसको हम लोग बोलते हैं रो। ठीक है, कैसे लिखते हैं, रो, जो हो जाएगा L/A। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का होगा। मान के चलिए कि आपका क्या है, लंबाई 1 सेंटीमीटर है, एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम उसको क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको पुट करते हैं R = रो, ठीक है, 1/1, तो क्या हो जाएगा, R = रो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने लेंथ क्या लिया है 1 सेंटीमीटर, एरिया क्या लिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, तो दोनों को लेने की वजह से क्या हो जा रहा है, हम 1 वैल्यूज़ का पुट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये क्या हो जा रहा है 1, और 1 को आप लिखे ना लिखे वही हो जा रहा है। तो R = क्या हो जा रहा है आपका 1। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये रो है, ये समीकरण क्या है आपका 4, और ये आपका 5वां। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यह रो है ना, अनुपातिक स्थिरांक है जिसे चालक की विद्युत प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है, प्रतिरोध में क्या अंतर है। जो रेजिस्टेंस है वो बहुत क्या रहता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, विद्युत धारा को रोकता है, जबकि जो रेजिस्टिविटी है, रो है, वो सिर्फ क्या करेगा, एक इकाई में एक अनुप्रस्थ गाँठ को क्या रहता है, जो उसमें विद्युत धारा बहती है उसको जो रोकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, जैसे हमको क्या पता था, रेजिस्टेंस का होता है ओम, ये क्या होता है, मीटर में ले रहे हो सेंटीमीटर में ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, मीटर हो जाएगा बस। ठीक है, यही आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। रेजिस्टेंस प्रतिरोध बहुत मात्रा में क्या करता है, विद्युत धारा को रोकेगा, जबकि जो आपका क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता है वो आपका 1 क्या बोलते हैं मीटर 1 क्या बोलते हैं मीटर स्क्वायर क्यूब में आपका क्या करता है, उसको रोकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है ना, जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो क्या होती है, मोस्टली आपको क्या मिलेगा, हर एक पदार्थ में देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ वह विद्युत धारा को रोकता ही है। मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में किया जाता है। अब यहाँ पर सवाल होता है, जो मिश्र धातु होते हैं, है ना, उसका इस्तेमाल क्यों आपके विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत ताप में किया जाता है, इसलिए क्योंकि जो आपका प्योर मेटल होते हैं, है ना, जो आपका क्या रहेंगे, प्योर मेटल, जो शुद्ध धातु होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करते जाओगे, प्रतिरोधकता इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, आपका रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी आपका क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे, टेम्परेचर से। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ताप को बढ़ाते जा रहे हो, उसका क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी क्या हो रही जा रही है, बढ़ती जा रही है, प्रतिरोधकता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप कम करते जा रहे हो वैसे वैसे उसकी प्रतिरोधकता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्योर मेटल जो आपका क्या है, शुद्ध पदार्थ है, उसको हम यूज़ नहीं करते। लेकिन वही जब आप मिश्र धातु की बात करोगे, या तो फिर आपको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु की बात करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो टेम्परेचर से क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, इसलिए उसको इस्त्री में, टोस्टर में, है ना, सामान्य विद्युत ताप युक्तियों में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
टंगस्टन धातु का ही उपयोग, इसका प्रतिरोध एवं गलनांक उच्च होता है ना। जैसे कि हम देखते हैं बल्ब है, बल्ब में क्या होता है, तंतु, तंतु किससे बना रहता है, टंगस्टन धातु से। वो क्यों ऐसे टंगस्टन का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो प्रतिरोध है और जो गलनांक है ना, मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। और हाई होने की वजह से हम क्या करते हैं, टंगस्टन धातु का यूज़ करते हैं किसी भी तंतु को बनाने में, ठीक है। कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचारण के लिए उपयोग होने वाले अवधा तारों के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और क्या है आपका जो कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो ऐसे वायर्स हैं, ये ऐसे धातु हैं जो क्या करते हैं, जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है ना, इसलिए उसको क्या करते हैं, वायर बनाने में यूज़ किया जाता है ना। इसलिए विद्युत संचारण के लिए उपयोग होने वाले अवधा अथवा तारों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि उसकी जो प्रतिरोधकता है, जो आपका क्या है, रो है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा कम होता है, इसलिए उसको यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी उसका, अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी लंबाई पे भी निर्भर नहीं करती है और उसका क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट पे भी क्या करती है, निर्भर नहीं करती, बल्कि केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जबकि वो मटेरियल, चाहे आप एल्यूमिनियम का ले रहे हो, कॉपर का ले रहे हो, नाइक्रोम का ले रहे हो, कौन सा पदार्थ ले रहे हो, उस पर निर्भर करती है, बोल रहा है। यदि हम ऐसे तार लें जिसकी लंबाई एकांक हो तथा जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो, तो अगर जैसे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या है, हम कुछ इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है। आर को हम क्या कर रहे हैं, रो एल ए, अगर हम एक एकांक ले रहे हैं, इसका भी एक एकांक ले रहे हैं, दोनों को उसमें कर रख दो तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो, है ना। तो जो प्रतिरोधक है वो क्या हो जा रहा है, वो रेजिस्टेंस के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, लेंथ को भी एक अंक ले लेना है और आपका जो एरिया है उसको भी एक अंक ले लेना है, तो ये आपको समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अतः एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोधक ही उस तार की प्रतिरोधकता कहलाती है। तो अगर आप एकांक लंबाई वाला क्या ले रहे हैं, वायर ले रहे हैं, और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का तार ले रहे हैं, तो उसी का क्या हो जाएगा, का प्रतिरोध ही उस तार की प्रतिरोधकता कहलाता है। विद्युत प्रतिरोधकता किसी वस्तु की चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो किसके क्या होता है, कंडक्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। बढ़ती चालकता व घटती प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को निम्न क्रम में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है ना, वो डिपेंड कर रहा है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये इस चित्र से दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका पदार्थों की चालकता का बढ़ता क्रम, ठीक है, चालकता ओम सेमीमीटर। तो यहाँ पर क्या है, विद्युत रोधी है, जो क्या करते हैं, विद्युत को बहुत ज़्यादा रोकते हैं। अर्धचालक हैं, आधा जाने देते हैं, आधा नहीं करते हैं, और ये अच्छे चालक हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, फ्यूल्ड सिलिका, ये देख सकते हैं 10⁻⁻20। क्यों, क्योंकि रोकने का कोई सा भी क्या होता है, कोई सा भी जो मटेरियल है वो किससे रोक सकता है, 10⁸ से लेके आपका 10⁻6 तक के क्या होता है, रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपका 10⁻20, हीरा का है 10⁻⁻16, कांच का कितना है 10⁻12। तो ये सारे क्या है आपके विद्युत रोधी है ना, ये आपके कुचालक होते हैं विद्युत के। फिर आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि वो 10⁻⁻6 से 10⁻0 तक के दिया हुआ है, जो कि क्या करते हैं, आधा जाने देते हैं विद्युत धारा को, आधा नहीं जाने देते हैं, इसलिए अर्धचालक है। फिर चालक में आता है लोहा और कॉपर, जो 10⁻4 10⁻8 दिया हुआ है, जो अच्छे चालक होते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका एक उदाहरण, जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यदि 8 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार का पिघला कर एक ऐसा तार बनाया जाए जिसका क्षेत्रफल पहले से दुगना हो, तो इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दे दिया हुआ है, आपको करंट दे दिया हुआ है ना, आई आपको क्या दे दिया हुआ है 8
ओम दे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दे दिया हुआ है। अब उसको बोला गया है कि आपके पास क्या है, एक तार है, तार को हमने पिघला दिया, तार को पिघलाने के बाद जब वो न्यू बना है ना, मान के चलिए वो क्या है, स्टार्टिंग एल है, उसका लेंथ हम ले रहे हैं स्टार्टिंग एल, फिर उसको पिघला दिया और पिघलाने के बाद क्या हो गया, वो मोटा हो सकता है अगर खींचोगे तो और लंबा, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, 2 गुना हो गया, तो उसका क्या हो गया, मोटा हो गया है। तो वो कितना हो जाएगा, एरिया पहले ए था, मान के चलिए इसका एल है और ए है, ठीक है, अब उसको पिघलाए तो उसका एरिया क्या हो गया, ए हो गया है, और पिघलाने की वजह से क्या हो गया है, अगर वो मोटा हो गया है तो उसका क्या हो गया है, जो लेंथ है, लंबाई है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि पहला क्या होगा, तो सबसे पहले होगा पुराना वाला तार, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, पुराना लिखेंगे, उसको हम करेंगे आर से, उसका क्या होता है एल बाय ए, है ना, तो आर का क्या हो जाएगा रो, एल कितना है आपका, एल ही है, ए कितना है आपका, ए ही है, ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला वाला। फिर जब हम क्या कर रहे हैं, न्यू बना रहे हैं ना, उसको पिघला दिए तो क्या हो जाएगा आपका रो का रो होगा, एल का क्या हो जाएगा, एल बाय 2 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2। आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि हमने पिघला दिया तो वो क्या हो जा रहा है, उसका जो मोटाई है वो डबल हो जा रहा है, तो मोटाई डबल हो रहा है तो जो उसका क्या है, लंबाई है वो कम हो रहा है, आधा हो रहा है, तो आधा को दर्शाने के लिए हमने क्या लिया है, एल बाय 2 लिया है, और उसका मोटा को बड़ा हो गया इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि आर न्यू को क्या करेंगे, आर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका रो एल बाय 2 ए बाय आपका हो जाएगा रो एल बाय ए, ठीक है, ये ऐसा होगा कुछ, ठीक है, ये हो गया। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, एल है ना, 2 × 2a, तो क्या हो जाएगा आपका एल बाय 4a, ठीक है, ये वाला सॉल्व हमने किया। अब ये सेम का सेम है, ठीक है, तो फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, ये डिवाइडेड है, उसको हम जब मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रो है एल 4a मल्टीप्लाई बाय रो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रो को काट दे सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रो को काट देते हैं, ठीक है, तो रो यहाँ पास क्या हो गया, कट गया। फिर अब हम देखेंगे क्या बचा, क्या यहाँ पास एल बाय 4a, और यहाँ पास क्या बच रहा है, ए बाय एल बच रहा है, ठीक है, ये आपका बच गया। फिर हम एल काट देंगे, ए काट देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 आपका बच रहा है, ठीक है, 1/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आर न्यू है, ये आर है, अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर न्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R/4, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पास आई नहीं होगा, ये क्या होगा, आर होगा, ठीक है, ये करंट नहीं है, एक्चुअली रेजिस्टेंट है, ठीक है, ये ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, R = 8 ओम, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आर न्यू, ये हो जाएगा आर का वैल्यू, यहाँ पास आपको पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किसके बारे में, प्रतिरोधों का संयोजन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे हमने बहुत बार श्रेणी पढ़ा था, है ना, श्रेणी क्रम में है, तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली श्रेणी क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 तरह से हम क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कोई सा भी हमको परिपथ बनाना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, संयोजी वायर चाहिए, हमको एक एमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, की चाहिए रहता है, बल्ब चाहिए रहता है, सेल चाहिए रहता है, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, परिपथ बना सकते हैं। तो परिपथ क्या हो सकता है आपका, 2 तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं, चलिए इसके बारे में और अच्छे से डिटेल स्टडी करते हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है, तब प्रतिरोधों को परिपथ में निम्न 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, जो प्रतिरोध है हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था। अगर हमको क्या करना है, विद्युत धारा को कभी बढ़ाना है, कभी कम करना है, तो उसके लिए हम क्या करें, हम प्रतिरोधक का एक से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, जमा सकते हैं, ठीक है, जमा सकते हैं, परिपथ बना सकते हैं। पहला क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है आपका समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो 2 प्रकार से आप जमा सकते हैं।
तो श्रेणी क्रम क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका क्या रहेगा। पहला जो प्रतिरोधी रहेगा, ये पहला सिरा है, ठीक है, ए। ये क्या है, उसका अंतिम सिरा है, बी, ठीक है, मान के चलिए। फिर यही सिरा क्या होगा, दूसरे क्या बोलते हैं प्रतिरोधक के लिए पहला का काम करेगा, ठीक है। और फिर उसका क्या रहेगा, ये सी। और ये वाला क्या है, ये उसका क्या है, स्टार्टिंग है, ये उसका फिनिशिंग है। लेकिन ये 1 के लिए है ना, तो ये क्या है, 1 का क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है। लेकिन सेकंड आपका प्रतिरोधक के लिए यही क्या हो जाएगा, फिनिशिंग वाला क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका फिनिशिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो लाइन से जमे रहते हैं, सिंपल सा है कि वो लाइन से क्या रहेंगे, 2 ठोक आपका प्रतिरोधक क्या होगा, जमे रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम, ठीक है। वही जब आपका क्या होगा, समांतर, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सिर्फ 2 एंड रहेगा, ठीक है। पहला वाला ए और दूसरा वाला क्या होगा, बी, जो कुछ इस प्रकार से आपका क्या रहेंगे, जमे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि उसमें क्या है, दोनों एंड, ठीक है, ऊपर नीचे क्या है, पैरेलल है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समांतर, ठीक है। इस टाइप से जमा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, समानांतर क्या बोलते हैं, परिक्रम संयोजन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला वाला देखते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन। जो क्या रहेगा, सिंपल सा रहेगा। हमको यहाँ पर क्या करना है, एक से अगर ज़्यादा प्रतिरोध रहते हैं तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, पहला पॉइंट है, एक रेजिस्टेंस हो गया, फिर वो क्या रहेगा, इसी को, यही पहला क्या रहेगा, पहला सिरा दूसरे सिरा से, यही दूसरा वाला सिरा दूसरे प्रतिरोधक के लिए पहला वाला सिरा का काम करेगा, ठीक है। फिर यही जो दूसरा वाला का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे वाले के लिए क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट, पहला सिरे का काम करेगा, और ये क्या रहेगा, लंबा क्या रहेगा आपका, जाते रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं, ठीक। इस क्रम को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, और ये क्रम क्या है, जैसे भी हम चाहे उसको क्रम के अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य आवश्यकता अनुसार सेल स्विच एवं धारा मापी जोड़ देते हैं। क्योंकि हम बढ़ा घटा सकते हैं तो अपने इच्छा अनुसार कहीं पर भी हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, एम मीटर लगा सकते हैं, स्विच लगा सकते हैं ना, कहीं पर भी आप आराम से लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दिए गए चित्र में 3 प्रतिरोधक R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, 3 प्रतिरोध को जोड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर R1 दे दिया है, R2 दे दिया है, R3 दे दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका प्रतिरोध क्या है अलग अलग है, लेकिन ये जो करंट है, आपका जो धारा रहेगी, विद्युत धारा, वो सब में क्या रहेगा, इक्वल ही प्रभावित होगी, ठीक है। जहाँ आई ही, अगर R1 में I ही प्रवाहित होगा, R2 में भी I ही, R3 में भी I, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हैं कि ये वाला शुरुआती है, ठीक, इसके लिए मान के चलिए। फिर उसके लिए क्या रहेगा, ये वाला स्टार्टिंग रहेगा, ये वाला फिनिशिंग रहेगा, और इसके लिए क्या रहेगा, ये वाला स्टार्टिंग रहेगा, ये वाला फिनिशिंग रहेगा, और ये क्या है, एक ही क्रम में जमे हुए, इसलिए इसको श्रेणी क्रम बोला जाता है, ठीक। फिर आपका क्या बोला गया है यहाँ पर कि यदि कोई प्रतिरोधक इन सभी प्रतिरोधक के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर दे कि परिपथ में धारा मान अपरिवर्तित रहे, तो इस प्रतिरोध को तुल्य अवस्था परिमाणी प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो डेरिवेशन हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये पिक्चर को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर हमने बैटरी लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका स्विच है जो कि क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि चालू है। यहाँ पर आपका एम मीटर है, एम मीटर क्या करता है, करंट को बताता है। आप देख सकते हैं कि बैटरी यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से हुआ है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से। वोल्ट मीटर का भी आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव से है, नेगेटिव नेगेटिव से है, ठीक। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात यहाँ पर है कि क्या बोलते हैं, हमने क्या देखा था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किसका है ये, आपका ओम्स लॉ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू RI,
है ना। और हमने क्या देखा था कि हर एक रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग हमने वोल्ट मीटर क्या किया हुआ है, लिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम R1 ले रहे हैं तो उसके लिए क्या हो जा रहा है, V1 हो जा रहा है, ठीक है। उसके लिए अगर हम V2 ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस उसका हो जा रहा है R2। अगर हम V3 ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है आपका R3। आई होप कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, R1 के लिए V1 है, R2 के लिए V2 है, R3 के लिए V3 है, ठीक है। इस प्रकार से हम लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V = R और I होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, करंट तो सबके लिए सेम है, तो I क्या हो जाएगा यहाँ पास, सेम हो जाएगा। अब उसको हमको क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं। क्या करेंगे हम, V1 = R1I, ठीक है, V2 = R2I, V3 = R3I, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो हमको पता है, क्या पता है कि I = क्या हो जाएगा, कि I क्या है आपका, सब क्या है, इक्वल है, ठीक। ये क्या हो रहा है, I आपका इक्वल है, तो हम उसको इसको हटा देंगे। अब हम देखते हैं क्या है कि सब में विभांतर अलग अलग है, लेकिन हमको पता है कि हम सारे विभांतर को जब हम जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सारे जितने भी विभांतर हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3, तो तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमको एक विभांतर अलग से मिलेगा, जिसको हम किससे शो कर रहे हैं, खाली V से, कैपिटल V से कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका फॉर्मूला को, इनका जो दिया हुआ है उसको हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो V का V रहेगा, और यहाँ पर क्या है, V1 का क्या है, देखिए R1I है, V2 का क्या है, R2I है, V3 का क्या है, R3I है ना। और अब क्या कर सकते हैं, V = I को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 + R2 + R3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और V का क्या हो जाएगा, अगर हम V को कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, R हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर V हम कर रहे हैं तो V का क्या हो जाएगा, सिंपल सा R हो जाएगा। तो V को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, R से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 + R3, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक, जितने भी रेजिस्टेंस है, अगर हम उसको प्लस करते हैं तो हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो क्या रहेगा आपका R, है ना। मतलब कि जितने भी अलग अलग है सबको जोड़ेंगे। मान के चलिए ये क्या है आपका, 2 है +2 है +2 है, ठीक। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस, यानी कि 3 अलग अलग प्रतिरोधक ना यूज़ करके हम एक अलग से क्या ले सकते हैं, 6 ओम वाला ही प्रतिरोधक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि परिपथ में धारा मान अपरिवर्तित रहे तो, है ना, जो धारा का मान है वो अपरिवर्तित रहेगा, तो इस प्रतिरोध को तुल्य अवथा परिमाणिक प्रतिरोध कहते हैं। तुल्य मतलब होता है इक्विवेलेंट, और परिमाणी मतलब होता है इफेक्चुअल, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट आप बोल सकते हो अगर वो दोनों क्या रहेगा, जो अपरिवर्तित मान रहेगा तो, ठीक है। जैसे कि वहाँ पर 2 + 2 + 2 कर रहे थे, वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, 2 ओम ही क्या हो रहा है, 2 एम्पियर ही क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, 2 एम्पियर ही क्या हो रहा है, ये आपका जो रेजिस्टेंस है वो किस पे आप दिखाते हैं, ओम में। तो जो ही आपका है 2 ओम ही क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। करंट आपका क्या हो रहा है, फ्लो सेम हो रहा है ना। जैसे कि आप यहाँ पर ले सकते हैं 10 एम्पियर ले रहे हैं, वो 10 एम्पियर ही आपका हर जगह पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। और आपका क्या है, आपका प्रतिरोध कितना कर रहा है, 2 एम्पियर कर रहा है। तो इसको हटा के आप क्या कर सकते हैं, 6 एम्पियर वाला प्रतिरोध भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I प्रत्येक है तो समान विद्युत धारा I प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी, ठीक है। तो वहीं पर जो मैंने बोला वो यहाँ पर लिखा है कि I मतलब कि 10 एम्पियर हम ले रहे हैं, तो 10 एम्पियर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 में प्रवाहित होगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
श्रेणी क्रम में जुड़े दो या उससे अधिक प्रतिरोधों का परिमाणी प्रतिरोध उनका योग्य होता है। श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 होता है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि 3 अलग अलग प्रतिरोध है, दोनों को जोड़ दोगे तो उसका जो योग होता है वही उसका क्या होगा, प्रतिरोध होता है। ठीक है, जैसे कि यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक, श्रेणी क्रम परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव भी काम नहीं कर पाता है। तो सिंपल सा बात है, वो श्रेणी में है ना, यहाँ पर क्या है आपका श्रेणी में दिया गया है। अगर एक भी क्या हो रहा है, काम नहीं करेगा तो क्या हो रहा है, करंट यहाँ तक के तो जाएगा पर यहाँ आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो आगे का अवयव है वो काम ही नहीं करेगा। तो ये उसका क्या है, ड्रॉबैक है ना, एक लिमिट है, आप सब बोल सकते हैं। क्लियर। इसी प्रकार वोल्ट मीटर व एमीटर का भी प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए उसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यही कारण है, जैसे हमने पहले क्लासेस में भी देखा था ना कि हमें पूछा गया था कि एमीटर में अगर हम क्या बोलते हैं समांतरल पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो वोल्ट मीटर एम मीटर भी क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, मतलब वो भी कुछ ना कुछ विद्युत धारा को रोकेंगे। लेकिन एम मीटर क्या करता है, कुछ कम क्या करता है, आपका विद्युत धारा को रोकता है, इसीलिए उसको क्या किया जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि उसमें से अधिकतम धारा प्रवाहित हो, जबकि वोल्ट मीटर प्रतिरोध अधिक होने के कारण उसे समांतर क्रम से संयोजित किया जाता है ताकि कम धारा उसमें से प्रवाह हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इसी कारण से एम मीटर को हमेशा सीरीज में आप देखने को मिलेगा आपको, और जो वोल्ट मीटर है आपको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि उस किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा रहती है, वोल्ट मीटर की ज़्यादा रहती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।